नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आपको उत्तराखंड के थोड़े डीप क्वेश्चन और जो सिंपल क्वेश्चन है उनको अलग तरीके से नए पैटर्न के अनुसार हम यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारी उत्तराखंड एडवांस्ड एमसीक्यू सीरीज़ की 28वीं क्लास हम आज के वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख क्षेत्रों के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं वो आपने बताना है। पहला दिया है, ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से अलग करता है। इनमें से कौन सा है जो ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय यानी महान हिमालय से अलग करता है? इसको कहा जाता है सक्चर जोन। इसे सक्चर जोन भी कहते हैं, इसे हिंज लाइन भी कहा जाता है। यानी पहले का हो जाएगा एक। वृहत हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों के मध्य में कौन है या इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? लघु हिमालय और बृहत हिमालय, इनके मध्य में स्थित है हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसे एमसीटी के नाम से हम जानते हैं। यानी दूसरे का हो जाएगा 3। इसके बाद आता है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट आता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट आपका यहाँ पर है, यानी पहले का 1 है, दूसरे का 3 है और तीसरे वाले का 4 हो जाएगा। इसके बाद है शिवालिक को गंगा के मैदानी भागों से कौन अलग करता है? ये अलग करता है HFF यानी हिमालयन फ्रंटियल फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, यानी चौथे का होगा 2। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या बना? 1 3 4 2। कहाँ पर है 1 3 4 2? आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, हिमालय के मध्य में ये जो भ्रंश रेखाएं हैं ये पूछी जाती हैं, कौन सी रेखा किसके मध्य में है। यहाँ पर इनके नोट्स कवर करते हैं। हिमालय के भ्रंश, जैसे हमने देखा कि शिवालिक और गंगा के मैदान के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? इनके मध्य में जो भ्रंश रेखा है उसे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, लघु हिमालय या जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं, इसके और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट आती है। ठीक है, वृहत हिमालय और लघु हिमालय, इनके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच में सक्चर जोन आता है, जिसे हिंज लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ITSZ यानी कि इंडियन तिब्बत सक्चर जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड या भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो कहते हैं कौसानी को। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगर आपसे सवाल आ जाए उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड या फिर इसकी जगह आ जाए गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चोपता रुद्रप्रयाग में पड़ता है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का पूछा गया है, पूछा दोबारा जा सकता है। रुद्रप्रयाग में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं जो पूछे जाते हैं? जैसे बर्मी बुग्याल, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में है। इसके अलावा मद महेश्वर बुग्याल, जैसे कसनी खर्क बुग्याल भी कहते हैं, ये भी आपके रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियां क्रमशः कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपने इन चोटियों को इनके ऊंचाई के अनुसार लगाना है। जो सबसे ऊंची है वो सबसे पहले आएगी। सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप सभी जानते हैं नंदा देवी है। नंदा देवी पश्चिमी इसका पूरा नाम है। इस पर्वत चोटी के बाद कामेट शिखर है, उसके बाद नंदा देवी पूर्वी, और फिर आता है इन तीनों के बाद वैसे तो माणा पर्वत आता है, लेकिन विकल्पों में नहीं है। विकल्पों में बद्रीनाथ पर्वत दिया गया है। यही आपका उत्तर है। नंदा देवी पश्चिमी की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं 7,817 मीटर है। कामेट पर्वत की बात करते हैं, यह 7,756 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी पूर्वी की बात करते हैं, ये आपके 7,434 मीटर है। और बद्रीनाथ जो पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है, ये आपके 7,140 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, सवाल यहां से बन जाते हैं, क्रम लगाने को आ जाता है।
इसके अलावा जो उत्तराखंड की कम से कम टॉप 6 टॉप 7 जो पर्वत चोटियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऊंचाई अगर उनकी ना भी पता हो लेकिन क्रम पता होना चाहिए। टॉप 3 तो आप सभी जानते हैं, सबसे ऊपर नंदा देवी पश्चिमी आती है, फिर आता है कामेट शिखर, कामेट शिखर के बाद फिर से नंदा देवी, इस बार पूर्वी वाली। ये टॉप 3 है, ठीक है। नंबर 4 पे आता है माणा शिखर, जो माणा पर्वत है ये नंबर 4 पर है। इसके बाद आपने इन 3 शब्दों को याद करना है। BCT, बी से होता है बद्रीनाथ पर्वत, सी से चौखंबा और टी से त्रिशूल। टॉप 4 आपने याद कर लिया। नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊपर है, फिर आता है कामेट शिखर, फिर आता है नंदा देवी पूर्वी और फिर माणा, ठीक है। इसके बाद BCT को याद कर लीजिए, बद्रीनाथ, चौखंबा और त्रिशूल। इसके बाद आप SD को याद कर लीजिए, सतोपंथ और द्रोणागिरी या दूनागिरी चोटी, ठीक है। तो ऐसे में आपको कम से कम ऊपर के जो 6 से 7 चोटियां हैं वो याद हो जाएंगी। अगला, रूपगंगा घाटी में 1957 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी। यह घाटी स्थित है, देखिए रूपगंगा घाटी में ही सबसे पहले उत्तराखंड में गंधक खोजा गया था। ये 1957 में खोजा गया था। रूपगंगा घाटी के सुदौला गांव में ये खोज हुई थी। ये घाटी आपके चमोली में पड़ती है। कुछ ही दिन पहले हमने उत्तराखंड की खनिज संपदा को डिटेल में कवर किया था, यहाँ के खनिजों के बारे में, प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में। उसी में हमने जाना था कि सबसे पहले गंधक उत्तराखंड में कहाँ खोजा गया था, रूपगंगा घाटी चमोली में, जो यहाँ पर एक सुदौला गांव पड़ता है वहां पे, ठीक है। अगला, उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? देखिए सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है उत्तराखंड में वो बाही हिमालय का जो इलाका है, बाही हिमालय यानी कि जो शिवालिक वाला इलाका है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम कहां पाई जाती है, तो जो महान हिमालय का इलाका है या जिसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं वहां पर। एक और क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वर्षा भी सबसे ज्यादा शिवालिक में ही होती है। ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, ज्यादा मात्रा में यहां पर हमें जीव जंतु पौधों की जो अलग अलग वनस्पतियां हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। वैसे अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो जो अमेज़न वर्षावन है वहां पाई जाती है, ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको उत्तराखंड में भी पूछा गया कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। विकल्पों में महासागर दिया गया था और एक रेगिस्तान दिया गया था, तो उसका उत्तर था महासागर, ठीक है। रेगिस्तान का मौसम लगभग एक जैसा होता है, वर्षा नाम मात्र की होती है, बिल्कुल नहीं होती है कुछ जगहों पे, तो वहां पे उतनी ज्यादा वैरायटी नहीं पाई जाती, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में मानव और वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? ऐसा क्वेश्चन भी उत्तराखंड में बना हुआ है। उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव संघर्ष का मुख्य कारण पहला दिया है वन पारिस्थितिकी में अत्यधिक मानवीय गतिविधियां। क्या ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से मनुष्य और जानवरों के बीच में लगातार संघर्ष बढ़ रहे हैं? ये आपका बिल्कुल सही है। आजकल जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं ज़्यादातर में मेन रोड्स वहाँ पर बनी हुई हैं। इसके अलावा जो जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नए हाईवेज बन रहे हैं, वो भी किसी न किसी जंगल से होते हुए या किसी न किसी ऐसे संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं जो जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। इस वजह से भी मानव और जानवरों का संघर्ष होता है। कृषि भूमि का विस्तार, ये भी आपका सही है। कृषि भूमि का विस्तार अब डायरेक्ट जंगलों तक हो चुका है, जंगलों से पूरा लगा हुआ है जहां से जानवर लगातार खेतों में आते रहते हैं। वन्यजीव प्रजातियों की अत्यधिक जनसंख्या, ये भी एक कारण माना जाता है मानव और वन्यजीवों के संघर्ष का, ठीक है। तो यहां पे प्रमुख कारण क्या होंगे? प्रमुख कारणों में तीनों आएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला, उत्तराखंड हिमालय के निर्माण का प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन सी थी? जो उत्तराखंड हिमालय बना, यानी हिमालय जो बना है हमारा नॉर्मली, ये किस प्रोसेस के द्वारा बना था? हम सभी ने पढ़ा है कि जो हिमालय बना था ये टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराव के कारण बना था, ठीक है। जो यूरेशियन प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में लाखों वर्षों तक टकराव चलता रहा। इस जगह पर जहां पर हिमालय खड़ा है, पहले एक सागर यहां पर स्थित था, टेथिस सागर कहा जाता था। तो इधर से दूसरी प्लेट और इधर से एक प्लेट के लगातार दोनों आपस में टकराती रही और जो बीच का इलाका था वो धीरे धीरे ऊपर उठता रहा और हिमालय श्रेणियां वहां पर बन गई। तो उसी में आपको ये क्वेश्चन उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा गया कि उत्तराखंड हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से हुआ है? यह टेक्टोनिक प्लेटों के माध्यम से हुआ, ठीक है। उत्तराखंड में अधिकांश कृषि जोतें कितनी हैं? कृषि जोतें यानी सिंपल भाषा में कृषि योग्य भूमि कितनी है? नॉर्मली कृषि जोतों को या कृषि योग्य भूमि को
कुछ वर्गों में बांट लिया जाता है। किसी के पास अगर 1 हेक्टेयर भूमि है तो उसे सीमांत जोत कह देते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो मध्यम जोत कह देते हैं, उससे ज़्यादा है तो फिर बड़ी जोत कह देते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर या पूरे भारत में ही अगर हम बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास छोटी मात्रा में ही कृषि योग्य भूमि है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े खेत बहुत कम लोगों के पास हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम मात्रा में देखें, ज़्यादातर लोगों के पास 1 हेक्टेयर या उससे कम की ही भूमि कृषि योग्य होती है। ठीक है, तो आपको पूछा है उत्तराखंड में अधिकांश कृषि जोतें किस प्रकार की हैं? ये लघु और सीमांत जोतें हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो लघु जोतें होती हैं, सीमांत जोतें होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, कितने हेक्टेयर तक की होती हैं, यहां से सवाल बन सकता है। सीमांत जोतें लगभग 1 हेक्टेयर से कम वाली, ठीक है, यानी जिन किसानों के पास टोटल 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है खेती के लिए। अब किसी के पास तो एक बड़ा सा मैदान होगा, वो 1 हेक्टेयर से कम होगा, या मान लीजिए किसी के पास थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, इन सबको मिला करके उसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है जहां पर वो खेती कर सकता है। तो उसके पास किस प्रकार की जोत है? सीमांत जोत है। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन है तो वह लघु जोत में आता है। ठीक है, अगर उसके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक की भूमि है कृषि भूमि तो वह अर्ध मध्यम जोत में आता है उत्तराखंड के संदर्भ में। और अगर उसके पास 4 से 10 हेक्टेयर तक की भूमि है तो वह मध्यम जोत में आता है, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है तो वो बड़ी जोतों में आता है। उत्तराखंड में भारत में ज्यादातर किसानों के पास सीमांत जोतें हैं, और इसके साथ साथ लघु जोतों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 38% लोगों के पास सीमांत जोत है और लगभग 28% के पास लघु जोत आती है। ठीक है, जो बड़ी जोतें हैं यानी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि, वो उत्तराखंड की जनसंख्या में केवल 3% लोगों के पास है। ये नंबर पूछे जाने के चांसेस कम हैं, लेकिन किस प्रकार की जोतें हैं वो पूछा जा सकता है। अगला, गढ़वाली कविता, पहली गढ़वाली कविता के रचयिता जयदेव बहुगुणा किस पवार शासक के राज ज्योतिष थे? देखिए, गढ़वाली काव्य की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो गढ़वाली कविता, जो पहली गढ़वाली कविता मानी जाती है, एक काव्य संग्रह आया था पक्षी संहार। ठीक है, इस काव्य संग्रह के अंदर एक गढ़वाली कविता लिखी हुई है, पक्षियों के ऊपर लिखी गई है। इसके जो रचयिता हैं इस काव्य संग्रह के और इस कविता के, वो जयदेव बहुगुणा हैं। जयदेव बहुगुणा राज ज्योतिषी थे प्रदीप शाह के। 1750 के आसपास इन्होंने ये काव्य संग्रह लिखा था। तो सवाल बन सकता है कि पक्षी संहार काव्य संग्रह किसका है? तो आप कहेंगे यह जयदेव बहुगुणा का है। जयदेव बहुगुणा किस पवार शासक के दरबारी थे, उनके राज ज्योतिष थे? उनका नाम है प्रदीप शाह। ठीक है, अगला, जॉर्ज गियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में गढ़वाली के कितने उपभेद बताए हैं? देखिए, जॉर्ज गियर्सन ने भारत का भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया था। भारत का भाषा के आधार पर सर्वेक्षण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, इसने 1894 से 1928 के दौरान भारत का भाषाई आधार पर सर्वेक्षण किया। इस दौरान इसने 180 के करीब भाषाओं को, 544 के करीब बोलियों का सर्वेक्षण इसने किया। पहाड़ी भाषा का भी इसने सर्वेक्षण किया। पहाड़ी भाषा के अंतर्गत इसने 3 बताई, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें मध्य पहाड़ी में इसने गढ़वाली और कुमाऊनी को रखा। गढ़वाली के इसने कितने भेद बताए थे? इसने 8 उपबोलियां यहां पर गढ़वाली भाषा की बताई। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जॉर्ज गियर्सन को लेकर। देखिए, भारत का सबसे पहले भाषाई सर्वेक्षण ये किया था जॉर्ज गियर्सन ने 1894 से 1928 के मध्य में। यह सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ 21 खंडों में। इसी 21 खंडों में से जो 9वां खंड है वो उत्तराखंड की या पहाड़ी बोलियों के बारे में बताता है। इनमें गढ़वाली के 8 उपभेद बताए गए हैं। 8 कौन कौन से हैं? इसमें आती है पहली श्रीनगरिया, यानी जो श्रीनगर के आसपास पौड़ी के क्षेत्र में यहाँ पे बोली जाती है। दूसरी है नागपुरिया, चमोली के कुछ क्षेत्रों में, नागपुर परगने में ये बोली जाती है। दसौलिया बोली, ये आपके चमोली जनपद का जो दसौलिया परगना है वहाँ पर उसके आसपास के इलाके में बोली जाती है। बधानी, बधान क्षेत्र में बोली जाती है। चमोली में पिंडर और नंदाकनी के मध्य का जो इलाका है वो बधान क्षेत्र कहलाता है, वहां की बोली बधानी है। राठी की बात करते हैं तो राठी पौड़ी के राठ क्षेत्र में यह बोली जाती है।
टिहरियाली की बात करते हैं तो टिहरी के इलाके में बोली जाती है सलाणी, ये हमारी टिहरी के सलाण क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और मांझ कुमैया गढ़वाल और कुमाऊं का जो सीमावर्ती इलाका है, जहां पर एक तरफ गढ़वाल एक तरफ कुमाऊं है, सीमावर्ती इलाके में मांझ कुमैया बोली जाती है। एक क्वेश्चन यहां से पेपर में बना था, आपको 4 विकल्प दिए गए कि इनमें से कौन सी बोली गढ़वाली की नहीं है या गढ़वाली की है। तो सलाणी का नाम दिया गया था, सलाणी गढ़वाली भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये 8 हैं जो इसने बताए थे। अगला, लाट रिपन कविता किसकी रचना है? एक और इंपॉर्टेंट गढ़वाली रचना जिसका नाम है लाट रिपन। लाट रिपन के जो रचयिता है, इनकी दूसरी रचनाएं भी कई बार पेपर में आई हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इनकी रचनाओं को देखा था। लाट रिपन ये लिखी है लीलानंद कोटनाला ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लीलानंद कोटनाला की एक इंपॉर्टेंट रचना है जो पेपर में आई थी, जिसका नाम है गढ़वाली छंदमाला। किसकी रचना है? इन्हीं की है। इन्होंने ही रिपन के ऊपर गढ़वाली कविता लिखी जिसका नाम दिया था लाट रिपन, ठीक है। इसके अलावा एक रचना इनकी और है, लीला प्रेम सागर। किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। गढ़ गीता इन्हीं की रचना है, ठीक है। भिटौली प्रथा किससे संबंधित है? ये उत्तराखंड में पूछा गया एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भिटौली जो है आपका परिवार की विवाहित महिला को उपहार भेंट करने से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चैत्र माह में उत्तराखंड में जो विवाहित महिलाएं होती हैं, उनके मायके से उनके लिए सामान जाता है जिसे कलेऊ या भिटौली कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे होगा। दनगल मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जो दनगल मेला है ये लगता है सतपुली के पास। कब लगता है? महाशिवरात्रि के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? देखिए, भगवान श्री राम का ये मंदिर है रघुनाथ मंदिर, और यह देवप्रयाग में है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है देवप्रयाग को लेकर के 2-3 कि मान्यता के अनुसार किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं, किस क्षेत्र में कौवे नहीं मिलते हैं, वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और भागीरथी के, ठीक है। यहां पर भगवान राम ने तपस्या करी थी ऐसा माना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग को पुराणों में सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग या देवतीर्थ के नाम से जाना गया है। महाभारत के अंदर देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और सभी पापों का विनाशक बताया गया है, ठीक है। एक सवाल बनता है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहां है? पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में ही है, हिंडोला खाल में, ठीक है। अगला, डुंगी पेंतोली वन आंदोलन कहां चलाया गया था? देखिए, डुंगी पेंतोली वन आंदोलन कुछ दिन पहले ही हमने उत्तराखंड में हुए सभी वन आंदोलनों के बारे में जाना था। जो डुंगी पेंतोली वन आंदोलन है यह चला था चमोली जनपद में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1980 में चमोली में बांज वृक्ष के काटे जाने के विरोध में यह आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व मथुरा देवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आटागाड़ और पिंडर नदी का संगम कहां पे होता है? जो आटागाड़ और पिंडर नदियां हैं ये दोनों का संगम सिमली में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जहां पर पवारों की स्थापना होती है, पवार राजवंश की स्थापना हुई थी चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ किस नदी के किनारे है? तो ये आटागाड़ के ही किनारे है। आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है, सिमली नामक जगह पर ये इससे संगम करती है। दिगांस अभिलेख को कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त अभिलेख माना जाता है। यह किस जनपद से मिला है? कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त नमूना माना जाता है दिगांस अभिलेख को, जो पिथौरागढ़ से मिला है, ठीक है। 1105-1106 का इसे माना जाता है। महेश्वर जोशी जो MP जोशी हैं वे इसे कुमाऊनी का पहला तिथि युक्त नमूना मानते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा गढ़वाली का पहला तिथि युक्त कौन सा वाला है, तो गढ़वाली का पहला है जगतपाल का, जो देवप्रयाग से ताम्रपत्र मिला था 1455 का, ठीक है। पछावन, भूमसेन, कोरोदेव, राकत, कलुआ आदि देवी देवता निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं? ये सभी प्रमुख देवी देवता किस जनजाति से संबंधित हैं? थारू जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है, इन सभी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति। इनके इष्ट देव कौन हैं? तो इनमें पछावन देवता आते हैं, खड़काभूत देवता आते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, थारू जनजाति में
चेचक की बीमारी को ठीक करने के लिए ये किन देवी की पूजा करते हैं? तो शीतला देवी की पूजा ये करते हैं। ठीक है। फसल रक्षा के लिए जगमतिया देवी की पूजा थारू जनजाति में होती है। ठीक है। शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी को ये पूजते हैं। ठीक है। अगला, बागनाथ देवता की पूजा कौन करते हैं? तो बागनाथ देवता की पूजा राजी जनजाति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किस जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ? आप कहेंगे राजी जनजाति। राजी जनजाति के अन्य देवता कौन कौन से हैं? तो इनमें मलेनाथ का नाम आता है, गणनाथ आते हैं, मल्लिकार्जुन आते हैं, छुरमल देवता भी इन्हीं के मुख्य देवताओं में शामिल हैं। ठीक है। एक और सवाल, किस जनजाति में यह विश्वास है कि जो उनके देवी देवता, यानी कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों की चोटी, नदी, तालाब इनमें भी देवताओं का वास मानती हैं? तो भी आप राजी जनजाति को कहेंगे। ठीक है। अगला, किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष मानी जाती है? कौन सा मंदिर है जहां पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष मानते हैं? ये मानी जाती है सोमेश्वर महादेव मंदिर। सोमेश्वर महादेव मंदिर जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद ने करवाया था। ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है कौन सा मंदिर है जिसे चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद ने बनवाया? वो था सोमेश्वर महादेव मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यहां पर की गई पूजा काशी विश्वनाथ में की गई पूजा के समकक्ष होती है। ठीक है, यानी बराबर मानी जाती है। इससे भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और मान्यता इस मंदिर के बारे में मानी जाती है कि यहाँ पर एक कुंड है जो पहले दूध का कुंड हुआ करता था, लेकिन अब अशुद्ध होने के कारण वह पानी में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। तो पहले यहाँ पे दूध कुंड होने की मान्यता थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे कवर किया। सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने देखने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ इनको देखने का प्रयास किया, जिससे आपकी सभी जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहीं पर क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।